स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी और हम इसको क्यों पढ़ते हैं? आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टूडेंट्स देखते हैं। सो आप आउल देखते हैं, आप फॉक्स देखते हैं, वल्चर देखे हैं, आपने बटरफ्लाइज देखी हैं, अगर हम बात करें एनिमल्स की, राइट? सो डियर देखें, स्नेक्स देखें, बहुत सारे आपने एनिमल्स देखे जिनका शेप, जिनका साइज, कलर में वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हम लोग ने एनिमल्स को देखे हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स को देखा है जो कि हम नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सिंगल सेल हम लोग ने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। हम लोग ने स्टूडेंट, आपने अपने पुराने क्लास में, क्लास 11th में जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें आपने जो है वेरियस फाइलम, वेरियस फाइला आपने देखे थे, वेरियस क्लासेस देखे थे आपने एनिमल किंगडम के अंदर। आप ऊपर दिए गए लिंक को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल किंगडम में जो है डिफरेंट फाइला हैं और उसमें क्या क्या आता है, वो आप उस लिंक से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम लोग ने स्टूडेंट्स प्लांट किंगडम के बारे में भी पढ़ा है। उसमें हम लोग ने देखा है कि हमारे पास एल्गी होते हैं, हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं, हमारे पास टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, राइट? और बहुत वैरायटी है। प्लांट्स जो है कैटेगराइज है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में स्टूडेंट्स, क्लाइंबर्स में क्लासिफाई करे गए हैं। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमको पता है कि आज के समय में तो नहीं है, लेकिन हमारे पहले समय में वो होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। आप लोग ने मूवी देखी है, जुरासिक पार्क देखी है, और आपको पता है कि ऐसे जीव रहते थे। अगर हम आज की तारीख में अपने इस वातावरण को कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको यूजफुल नहीं बनाएंगे फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, तो ये प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, ये एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। तब फिर हम अपने जनरेशन्स को क्या बताएंगे? हम क्या ये कहेंगे कि देखिए बच्चों, ये है वो आउल जो हमारे समय में होता था? बच्चे हंसेंगे, कहेंगे ये कैसा जीव है, हमने तो कभी देखा नहीं। हमारे समय में इस तरीके के वल्चर्स होते थे। डजंट इट साउंड सो पथेटिक? देखिए, आप पेट्स को रखते हो, आप सॉफ्ट टॉयज खरीदते हो मार्केट से, जिसकी कॉस्ट 200, 300, 500, 1000 होती है, राइट? उससे ऊपर भी हो सकती है। एक्सपेंसिव टॉयज लेते हो, लेकिन क्या वो आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं। आप जू क्यों जाते हो? क्योंकि आप देख करके फैसिनेट होते हो, और उससे ज़्यादा फैसिनेट तब होगे अगर आप इनके बिहेवियर को भी पढ़ना चालू कर दोगे स्टूडेंट्स। और यही कारण है कि अमेरिका में और विदेशों में लोग पेट को इस वजह से रखते हैं, क्योंकि उनको हैप्पीनेस मिलती है फ्रॉम द आइसोलेटेड लाइफ। उनका जो जीवन है वो मोनोटोनस है, वो आइसोलेटेड है, और इस वजह से वो पेट को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी फेथफुल। डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल। ये एक कारण है स्टूडेंट, हम बायोडाइवर्सिटी को इस वजह से पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भाई, हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खाना बनाते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो ओमनीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बंधा हुआ है, किस पे बंधा हुआ है? वो बंधा हुआ है, हम कह सकते हैं, एक चेन में बंधा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन स्टूडेंट। और फूड चेन मिला करके हमारी बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। अब एक हाइपोथेसिस है स्टूडेंट, और उस हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हमको ये बताती है कि जिस तरीके से एक एरोप्लेन के जो स्क्रूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एरोप्लेन का ये स्क्रूज का बना है। अगर एक पायलट जो है, सॉरी एक पैसेंजर जो है, वो एक स्क्रू को निकाल लेता है तो प्लेन में कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर दूसरा निकाल ले तो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सब धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे तो प्लेन क्या होगा, जब वो उड़ रहा होगा, आजकल तो इवन एक स्क्रू में जो है एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं फ्लाइट्स, राइट। सो होता क्या है स्टूडेंट कि जब एक स्क्रू निकाला तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब धीरे धीरे करके ढेर सारे स्क्रू निकाल दिए तो दिक्कत आने लगी। यही रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हमको बताती है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनवायरनमेंट में, जो इकोसिस्टम में, एक्चुअली में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनकी संख्या कम हो जाती है तो देयर कम्स अ डिसबैलेंस इन द फूड चेन, फूड वेब और इन द इकोसिस्टम ओवरऑल। सो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फूड चेन है या ये फूड वेब है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, वो चेंज ना होने पाए, वो किसी तरीके से ऑल्टर ना होने पाए स्टूडेंट्स। ये है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और ये एक सिग्निफिकेंस है, ये दूसरा सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी का। इसी में स्टूडेंट हम लोग जब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की तो हम लोग बात करते हैं कीस्टोन स्पीशीज की। अब कोई ऐसा स्क्रू किसी ने निकाल लिया जिससे कि पूरा प्लेन उड़ते समय डिसबैलेंस हो जाए, उसमें एक्सीडेंट हो ही जाए, दैट इज अ कीस्टोन स्पीशीज। ओके, ये मैंने प्लेन का जो है कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में कोई एक ऐसी स्पीशीज जिसके ना रहने पर पूरी जो फूड चेन है, फूड वेब जो है या इकोसिस्टम जो है, वो पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, उस स्पीशीज को हम लोग की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं स्टूडेंट। सो ये जो टर्म है स्टूडेंट, की स्टोन स्पीशीज, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और हम कुछ डेटा को ध्यान में रखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर NCERT पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो टर्म्स स्टूडेंट है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, मैंने आपको समझा दी है, आप अपनी बुक में जाकर के इसको रीड कर लीजिएगा। मैं अपनी अलग वीडियो में इनको यू नो it will be written in my another video about this hypothesis, but as for now I have just only explained it to you. Okay, so you will remember this particular thing students। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, सो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। जिंदगी में जो वैरायटी मिलती है या जो विभिन्नता मिलती है जीवन में, उसको, पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारा दो शब्द से बना है, एक जिसको हम कहते हैं बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। लाइफ की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास आता है फौना। फौना का मतलब होता है एनिमल्स, और दूसरा हमारे पास आता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। सो जब हम वैरायटी देखते हैं, ठीक है, लाइफ में, यानी कि वेरिएबिलिटी देखते हैं फौना फ्लोरा में, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसको सबसे पहले दिया था रोजन ने, एक डॉक्टर थे, इकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ये टर्म 1986 में इसको दिया स्टूडेंट्स। और ये टर्म जो है इससे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, और ये जो शॉर्ट टर्म है ये रोजन ने दिया 1986 में। 1988 में इस टर्म को, बायोडाइवर्सिटी को जो है पॉपुलैरिटी मिली। क्यों? क्योंकि अब हमने केवल जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी को नहीं रखा, हमने केवल वेरियस लाइफ फॉर्म्स को नहीं रखा, लेकिन हमने इसमें इंक्लूड कर दी बहुत सारी अदर चीज़ें जहाँ पे हमको डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन या वैरायटी देखने को मिलती है।
राइट। और इस चीज को एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया। उसने केवल फौना फ्लोरा में वेरिएशंस को ना इंक्लूड करके उसने और भी बहुत सारे यू नो वेरिएशंस को इंक्लूड कर लिया। ही सेड, एडवर्ड विल्सन, बायोडाइवर्सिटी बाय एडवर्ड विल्सन, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन को, अगर आपके पास डेफिनेशन आती है बायोडाइवर्सिटी की आपके एग्जाम में, तो आप एडवर्ड विल्सन की इस डेफिनेशन को जरूर मेंशन करिएगा। वो क्या कहता है? इट इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट होल्ड ऑन। सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी लेवल की बात कर रहा है? सो ये कहता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और स्टूडेंट्स फैट्स होते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है और इनमें वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। आपका मेलानिन जो है वो एक प्रोटीन है, आपका हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, लेकिन अफ्रीकन्स में मेलानिन ज़्यादा होता है, और जो एट अल्पाइन रीजन्स में पाए जाते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, जो बर्फ में पाए जाते हैं, उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है स्टूडेंट्स। सो ये हमको this is what explains about biodiversity, right? So इसके साथ साथ स्टूडेंट, biodiversity, we are able to see this diversity at the gene level. We are able to see this biodiversity at the gene pool level. We are able to see this at the species level, at the taxonomical level, and at the ecosystem level. So this is what this biodiversity by Edward Wilson states. This is very important. It is the combined diversity at all levels of biological organization, beginning from macromolecules in the cells to genes, जीन पूल्स, स्पीशीज, टैक्सन्स एंड इकोसिस्टम। और ये जो पॉपुलराइज किया गया, ये 1988 में स्टूडेंट इसको पॉपुलराइज किया गया, इस टर्म को, बायोडाइवर्सिटी को। हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए, वेट अ सेकेंड। जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, आपने देखा है, उसमें हम एक चीज़ को देखते हैं, वो क्या है कि सबसे छोटी चीज़ जिससे कि सब लाइफ बनी है या जिससे मैटर बना है, वो एटम है। एटम मिल करके बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स मिल करके जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड मिक्सचर्स बना देते हैं। लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स जो हैं केमिस्ट्री में ना जा करके हम लोग सेल्स बनाएंगे। सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाते हैं स्टूडेंट्स। टिश्यूज क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा किसको? ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म किसको बनाएगा? पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन किसको बनाती है? कम्युनिटी को बनाती है। कम्युनिटी किसको बनाता है? इकोसिस्टम को बनाता है। इकोसिस्टम किसको बनाता है? बायोस्फीयर्स को बनाता है। और बायोस्फीयर क्या बनाता है? बायोम्स बनाता है, राइट। सो हर एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अगर हम स्पीशीज लेवल, एक तो ये लेवल हो गया, दूसरा हम स्पीशीज देखते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो क्या बनाएंगे? जीनस। जीनस क्या बनाएंगी? वो बनाएंगी ऑर्डर, राइट। ऑर्डर क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा क्लास। क्लास क्या बनाएगा? क्लास बनाएगा फाइलम। फाइलम क्या बनाएगा? फाइलम बनाएंगे किंगडम, राइट। सो डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट जेनर हैं, डिफरेंट ऑर्डर है, डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट फाइलम। हर एक जगह पे हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। और तभी हम जो है आज की तारीख में ना केवल फौना और फ्लोरा के वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस में जो डिफरेंसेस है, ना केवल उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम
जेनेटिक लेवल पे भी बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से फिनोटिपिक वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल लेवल पे, हम जीन पूल लेवल पे बात करेंगे, हम इकोसिस्टम लेवल पे बात करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टुडेज डे। क्योंकि जिस तरीके से लॉस हो रहा है, जिस तरीके से जो चीज़ें निकल जा रही हैं स्टूडेंट्स, राइट, इस वजह से इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन सब लेवल पर बात करें। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अनदर एक डेफिनेशन है जिस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा ये एक डेफिनेशन दी गई है, जो कि इंक्लूड करती है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो आगे हम लोग स्टूडेंट बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अदर चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इस पृथ्वी पर कितनी है, कितनी डॉक्यूमेंटेड है। एक अनुमान के अनुसार करीब 20 से 25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 से 50 मिलियन टोटल स्पीशीज इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन रॉबर्ट में इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पर्सन है जिन्होंने जो इस पृथ्वी पर जो स्पीशीज हैं जो मौजूद हो सकती हैं, वो बताई हैं करीब 7 मिलियन। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट में का स्टूडेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है वो करीब 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो हुई है IUCN के द्वारा 2004 के डेटा के अनुसार। IUCN का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and Natural Resources 2004, IUCN. IUCN का full form is very important, student. So this is important. इसका जो full form है वो आपको याद रखना होगा। So ये जो डेटा है 1.5 मिलियन, this is important, student. रॉबर्ट में का नाम वो बताता है कि ग्लोबली करीब 7 मिलियन स्पीशीज हैं। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग जो है करीब 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, जिसमें कि प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इंक्लूड है। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास करीब 70% एनिमल स्पीशीज हैं और 22% प्लांट स्पीशीज है, यानी कि बची जितनी भी हैं वो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है। लेकिन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का डेटा हम यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये आपसे कोई पूछ सकता है, राइट? somebody can think can reason why this data is not available, prokaryotic data क्यों नहीं available है। देखिए, इसके लिए आपको ये अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं उनको हम कल्चर भी नहीं कर सकते, इस वजह से हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स जो हैं वो सुटेबल नहीं है प्रोकैरियोटिक के लिए, इस वजह से उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तभी हमने, आप कह रहे होंगे अगर ये 70 है तो प्लांट तो होना चाहिए 30%, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स 22% है, एनिमल्स 70% है, और बाकी बचे कुछ जितने भी हैं वो आपकी कौन से हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 7 मिलियन का जो डेटा है, ठीक है, वो किसके आधार पे है?
ये आधार है कि भाई 7 मिलियन स्पीशीज ग्लोबली हो सकती हैं। इसका जो आधार है कि रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज, जिस रेट से हम न्यू स्पीशीज को डिस्कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एस्टिमेट माना जाता है कि ये 7 मिलियन है, रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, और फिलहाल के लिए आप इतना एक रीज़न याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। और आगे हम बढ़ते हैं एक एनिमल किंगडम में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा क्लास है, क्लास इंसेक्टा, राइट, जिसको हम लोग क्लास हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हाँ, वेट अ सेकेंड, एक मिनट स्टूडेंट्स, आई डोंट नो कि ये क्यों इतना गंदी तरीके से लिखता है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं। एनीवेज, हेक्सापोडा। सो हेक्सापोडा मतलब 6 लेग्स, इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो इंसेक्ट 70% और बाकी एनिमल 30% होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, 70% में से भी जो है 70% इंसेक्ट्स हैं और बाकी 30% अदर एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। आगे हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कुछ और बायोडाइवर्सिटी के फैक्ट्स। एंड्स और ऑर्चिड्स का डेटा स्टूडेंट्स जो है वो लगभग सेम है, 20,000 पर है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 28,000 एंड 3 लाख, राइट। सो एंड्स और ऑर्चिड्स जो हैं, ठीक है, उन वो 20,000 पर मेंटेन्ड है। फिशेस जो हैं वो करीब 28,000 और बीटल्स जो हैं वो करीब 3 लाख बीटल्स देखने को मिलती हैं। ये जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, दिस इज एज पर द NCERT। ओके, सो आप इस डेटा को याद रख सकते हैं और इसको रखना भी चाहिए क्योंकि ये एक सिंपल इजी है। 2020, 28 एंड 3 लाख, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 2020 क्या हो गया, एंड्स और बीटल्स, सॉरी एंड्स और ऑर्चर्ड्स हो गए, 28,000 फिश हो गई और आपका 3 लाख के करीब आपका बीटल्स हो जाती हैं। आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। नाउ वाई इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में, देखिए इंडिया में क्यों बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्या है कि भाई हमारे पास डेजर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास प्लेटोज हैं, हमारे पास प्लेन्स हैं और हमारे पास नो टेम्परेट रीजन्स हैं, हमारे पास हिमालयंस हैं और ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं। ठीक है, सो टेम्परेट रीजन्स हैं, हमारे पास घाट्स हैं जहाँ पे कि अलग फौना और फ्लोरा पाया जाता है। इस वजह से क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट फौना और फ्लोरा पाया जाता है और इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंडिया में जो है वो ज़्यादा है। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी इंडिया में क्यों ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को बता दीजिएगा। इंडिया जो है स्टूडेंट, इंडिया का जो लैंड है, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के लैंड को और इंडिया के लैंड को कंपेयर करें, सो 2.4%, ठीक है, जो है वो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लैंड का वर्ल्ड लैंड के कंपैरिजन में। और यहाँ पे 8.1% ऑफ द टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, सो जितनी भी आपने स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी, ठीक है, उसकी उसमें केवल 8.1% हमारा योगदान है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी का योगदान है। और मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 78% जो है वो स्टिल अभी बाकी है देखने को। मेगा डाइवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक कंट्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिचनेस है फौना और फ्लोरा की। करीब 45,000 प्लांट स्पीशीज और ट्वाइस मतलब करीब 90,000 के करीब जो है हमारे पास एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स। मे के ग्लोबल एस्टिमेट अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है 22% केवल स्पीशीज ही रिकॉर्ड अभी तक के हो पाई हैं। ठीक है,
अभी इससे पहले मैंने आपको डेटा बताया था 7 मिलियन का रॉबर्ट मे का डेटा है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। करीब 1.5 मिलियन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। इंडिया जो है करीब 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें कि 45,000 प्लांट स्पीशीज और करीब 90,000 के एनिमल स्पीशीज होंगी। 8.1% ऑफ द टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, राइट। और यहाँ पे ये ग्लोबल एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल मतलब दुनिया में, ठीक है। दुनिया में कितना परसेंट रिकॉर्डेड है? केवल 22% जो है वो रिकॉर्डेड किया गया है स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम इस प्रोपोर्शन को देखें तो करीब इंडिया में 1 लाख के करीब प्लांट स्पीशीज और 3 लाख के करीब एनिमल स्पीशीज को अभी देखना बाकी है स्टूडेंट्स। More than 1,000 plant species and more than 3,000 animal species are yet to be described and discovered. So, हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स केवल इतना ही। और मुझे लगता है जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा और आप कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। कीस्टोन स्पीशीज और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस स्टूडेंट दी थी पॉल एलरिच ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो किसने दी थी? वो पॉल एलरिच ने दी थी। इसके साथ साथ स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी जो है इसको करीब 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। 4 पॉइंट या आपकी बुक में 4.54 बिलियन ईयर होगा, ठीक है। या 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो एज है वो कितनी है, राइट। ये आपको एनसीईआरटी की डेटा देखना पड़ेगा स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि कुछ बुक्स में 4.5 और कुछ में 4.6 है, सो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है बेटर ऑप्शन विल बी 4.6 बिलियन विल बी बेटर, बट आई विल लेट यू नो अबाउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे को बता सकते हैं। ये एज है अर्थ की, और जो पहला ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट आया था वो बैक्टीरिया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे पहले वायरस आया था, क्योंकि वायरस ए सेलुलर है। ए सेलुलर के बाद ही सेलुलर आया होगा, राइट। ये मैं ओपेरन थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बैक्टीरिया के बाद जो है हमारे पास प्लांट्स, और प्लांट्स के बाद हमारे पास एनिमल्स आए होंगे, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से इन आगे बढ़ी। एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे ये ज़रूरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लूका लूका जो टर्म है वो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर को डिनोट करता है। ये वो आखिरी सेल है जिसके बाद जो है वेरिएशंस हुए, लास्ट सेल, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। सो दिस इज अ सेल, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है? लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लूका के बाद आर्की बैक्टीरिया आया होगा स्टूडेंट। आर्की बैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स इसी तरीके से आया। लेकिन आपको जो मार्क करना है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स है वो बैक्टीरिया, क्योंकि जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किताब में देखा था वहाँ पे जो आंसर करेक्ट माना जा रहा है वो बैक्टीरिया ही माना जा रहा है। सो आप प्लीज़ बैक्टीरिया पे स्टिक करिए, लेकिन ओपेरन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो वायरस पहले आए एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। That's all from my end in today's lecture. Hope you must have liked this video. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video and enjoy. Bye bye and take care.